अब स्टार्ट करते हैं रेंट फिक्सेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। रेंट फिक्सेशन क्या होता है? रेंट फिक्सेशन में जो टर्म्स यूज होंगे उस टर्म्स की डेफिनेशन अपने को पढ़नी है। मतलब रेंट फिक्स करने में जो टर्म्स यूज होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, उसके बारे में पढ़ना है। पहला क्या है? मोर्टेज लीज। इनकी डेफिनेशंस आती है एग्ज़ाम में लिखने को, समझाइए करके, 2-2 मार्क्स के लिए या 3-3 मार्क्स के लिए, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। मोर्टेज लीज क्या होता है? जब किसी ऑनर द्वारा किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन लिया जाता है तो यह लिया गया लोन ही मोर्टेज लोन कहलाता है। ठीक है? क्या है? जैसे कि कोई ऑनर है किसी प्रॉपर्टी का, तो अगर कोई उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेता है ऑनर, तो वो जो लोन लेगा वो मोर्टेज लोन कहलाएगा। मोर्टेज लोन मतलब एक तरीके से गहान रखना हो गया कि कोई चीज़ अपन ने गहान रखी और उसके बदले पैसे ले लिए। इसी तरीके से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या ले लिया? लोन ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा? मोर्टेज लोन। और उसके बाद उसके नीचे लिखना है, यहाँ तक लिखना, फिर इसके नीचे लिखना है यहाँ से, जो व्यक्ति यह लोन लेता है वो क्या कहलाएगा? मोर्टेजर। मोर्टेजर कहलाएगा। और जो व्यक्ति इस पर लोन देगा वो क्या कहलाएगा? मोर्टजी। ये MOR है, MORTAGE। मोर्टेजी कहलाएगा वो, MORTAGE। तो हो गया ये मोर्टेज, मतलब किसी ऑनर द्वारा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन लेना मोर्टेज लीज कहलाता है। और जो लोन लेता है उसको क्या बोलते हैं? मोर्टेजर। और जो इस पर लोन देता है वो क्या कहलाता है? वो मोर्टेजी कहलाता है। अब आता है सेकेंड टर्म, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? यह वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें प्रॉपर्टी के ऑनर को अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है, पर इस प्रॉपर्टी का यूज या तो वो खुद कर सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पर या रेंट पर दे सकता है ना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर ऑनर का तो पूरा अधिकार होता है, पर वो इस प्रॉपर्टी का यूज़ खुद भी कर सकता है और दूसरे व्यक्ति को रेंट पर भी दे सकता है। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। मतलब अपने हाथ पे रहता है कि अपन खुद रहेंगे या फिर उसको रेंट पर देंगे करके। दूसरी आती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या रहती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर पूरी तरीके से किसी ऑनर ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर पूरी तरीके से किसी ऑनर का हक नहीं रहता है। इस प्रॉपर्टी का ऑनर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को रखने या यूज करने के लिए लीज पर देता है। इसमें प्रॉपर्टी का फिक्स रेंट लिया जाता है। जो व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी देता है उसे लीजेस और लीज होल्डर कहते हैं, और जो व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी देता है उसे लीजर कहते हैं। ठीक है, अभी समझो इसको क्या क्या होता है। लीज होल्ड फैकल्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऑनर का पूरा हक नहीं होता है, मतलब जो हकदार बिल्डिंग का मालिक रहेगा उसका पूरा हकदार नहीं रहेगा। इसमें प्रॉपर्टी का ऑनर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को रखने या यूज करने के लिए लीज पर देता है, या इस प्रॉपर्टी को फिक्स रेंट पर लिया जाता है, मतलब वो खुद नहीं रहता इस पर। लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहती है, मतलब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी आपने जिसमें प्रॉपर्टी का ऑनर तो दूसरी जगह रहती है लेकिन बिल्डिंगें रेंट पर या फिर दूसरों को दिए जाती है किसी को रहने के लिए। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहती है जिसमें ऑनर का हक पूरी तरीके से नहीं रहता है, लेकिन वो और इसमें क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ऑनर का जो रहता है पूरा अधिकार रहता है, लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी में ऑनर का पूरा अधिकार नहीं रहता है। एक पॉइंट इसमें क्या लिखा है? इस प्रॉपर्टी का फिक्स रेंट लिया जाता है। इस प्रॉपर्टी में जो रेंट रहता है वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट टर्म क्या है? जो व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी लेता है उसे लीजी कहते हैं, LESSEE। क्या लिखा हुआ है?
जो व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी लेता है उसे लीजी कहते हैं, LESSE और लिखा हुआ है, और ये लीज होल्डर, ये टेक्निकल टर्म है। मतलब जो व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी लेता है वो लीज होल्डर कहलाता है, और जो व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी देता है उसे लेजर कहते हैं। ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जो लोन लेता है उसे मॉर्टेजर और जो लोन देता है उसे मॉर्टेजी कहते हैं। ऐसे ही लीज और प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी लीज पर देता है उसे लीज होल्डर, लीज पर लेता है उसे लीज होल्डर, और जो व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी देता है उसे लेजर कहते हैं। लीज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिल्डिंग लीज और एक होता है ऑक्यूपेशन लीज। बिल्डिंग लीज क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी का ऑनर अपनी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को लीज या रेंट पर देता है। बिल्डिंग लीज में प्रॉपर्टी का ऑनर अपनी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को लीज या रेंट पर देता है। इसमें लीज होल्डर ज़मीन पर अपनी बिल्डिंग बनाता है और उसे खुद के खर्चे पर मेंटेन रखता है। इसमें लीज होल्डर मतलब जिसने ज़मीन ली है, ऑनर से जिसने ज़मीन ली है लीज पर या रेंट पर, वो उस पर अपनी खुद की बिल्डिंग बनाता है और उसे खुद के खर्चे पर मेंटेन रखता है ना। तो ये बिल्डिंग लीज कहलाता है। और बिल्डिंग लीज का ड्यूरेशन कितना होता है, 99 साल से 999 साल तक होता है। तो बिल्डिंग लीज आगे हो गया समझ में। मतलब प्रॉपर्टी का ऑनर से अगर अपन ने ज़मीन खरीद ली या रेंट पर ले ली तो अपन उसमें अपनी बिल्डिंग बना के उसको मेंटेन रख सकते हैं, ये होता है बिल्डिंग लीज। और एक आता है क्या, ऑक्यूपेशन लीज। ऑक्यूपेशन लीज क्या कहलाता है, इसमें प्रॉपर्टी का ऑनर अपनी लैंड या लैंड पर बिल्डिंग बनवाता है तथा बनी हुई बिल्डिंग को फिक्स अमाउंट पर रेंट पर किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पर दे देता है। क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी का ऑनर अपनी ज़मीन पर बिल्डिंग बनवाता है और बनी हुई बिल्डिंग को फिक्स एनुअल रेंट पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है या लीज पर दे देता है। तो ऑक्यूपेशन लीज ये होता है कि बिल्डिंग का ऑनर खुद ही अपनी ज़मीन की बिल्डिंग पर खुद ज़मीन पर एक बिल्डिंग बनाता है और उसको बाद में रेंट पर दे देता है। इसमें लीज ड्यूरेशन, लेकिन इसमें लीज ड्यूरेशन कम होती है, कितनी, 20 से 30 साल के लिए हो सकता है। इसमें रेसिडेंशियल, ऑफिसेस, शॉप्स एंड होटल्स के लिए रेंट पर दी जाती है। जैसे बहुत से लोग ऑफिस बना लेते हैं, शॉप्स बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं और बाद में उनको रेंट पर दे देते हैं। तो इसमें कैसे निकालते हैं ग्रॉस रेंट, ग्रॉस रेंट बराबर से हो जाता है नेट इनकम, मतलब नेट रेंट प्लस आउट गोइंग्स। ग्रॉस रेंट का मतलब होता है पूरा जो रेंट आता है बिल्डिंग का, वो क्या क्या आता है, नेट मतलब जिस पैसों पे रेंट पे दिया वो तो आती है, प्लस आउट गोइंग्स, उससे जो खर्चे रहते हैं वो। तो यहाँ से नेट इनकम कितनी हो जाएगी अपनी, ग्रॉस इनकम माइनस आउट गोइंग्स। अगर जैसे मान के चलो नेट इनकम निकालना है तो आउट गोइंग्स को इधर भेज देंगे, तो नेट इनकम बराबर से ग्रॉस इनकम माइनस आउट गोइंग्स। स्टैंडर्ड रेट निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट मतलब 1 साल के लिए, 1 ईयर। तो कितना हो जाएगा, ग्रॉस रेंट बटे 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड रेट कहलाता है। ये हो गई डिफिनेशन सारी। अब एक न्यूमेरिकल समझते हैं जो 2019 में आया हुआ है। अभी पिछली को पेपर में आया ये क्वेश्चन, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग वाटर क्लोजेस, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड द वैल्यू ऑफ लैंड। It is the rate of interest. If the rate of interest is 6%, what shall be the net return from property? Assuming the outgoings to be 10% and the gross income, find the accepted rent of the property per month. मतलब क्या पूछ रहा है, किसी बिल्डिंग की कैपिटलाइज वैल्यू दी है 10 लाख रुपए और इसमें सब है, वाटर क्लोजेस, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और सब, मतलब बिल्डिंग के अंदर जो भी सिस्टम्स लगे हुए, जो भी खर्चा है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 6%। 6% होने के बाद वो पूछ रहा है कि व्हाट शैल बी द नेट रिटर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो अगर
इतना कैपिटलाइज वैल्यू मतलब इतना इस पर खर्चा आ रहा है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो नेट रिटर्न कितना आएगा? अगर आउट गोइंग्स 10% है तो 10% किसका है, लेकिन ग्रॉस इनकम का। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके का एक ही क्वेश्चन आया, इसलिए अब मैं खुद ही आपको समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू कितनी दी है, 10 लैक्स, तो ये 10 लैक्स लिख लिया। आउट गोइंग्स दिया है 10% ऑफ ग्रॉस इनकम, तो सबसे पहले ग्रॉस इनकम निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आउट गोइंग्स दिया हुआ है तो ये गिवन डाटा लिख लिया अपन ने इतना। अब कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू होता है नेट इनकम इंटू ईयर परचेस, और नेट इनकम मतलब नेट इनकम अपने को निकालना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो कैपिटलाइज वैल्यू दिया हुआ है और ईयर परचेस दिया है, तो अपन नेट इनकम निकाल लेंगे इससे। तो नेट इनकम बराबर से हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू और 100/6 का क्या हो जाएगा, 6/100। तो इससे नेट इनकम कितना आ जाएगा अपना, नेट इनकम या फिर ये नेट इनकम लिखना है, इसको ग्रॉस मत लिखना। नेट इनकम बराबर से आ जाएगा 60,000 रुपये। 60,000 आ गया। अब आउट गोइंग्स कितनी है, आउट गोइंग्स है 10%, 10% ले लिया तो 10% हो गया ये। अब देखो क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस इनकम, लेकिन ग्रॉस इनकम अभी अपने पास है नहीं, इसलिए अपन 10 इसी को ग्रॉस इनकम लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया 60,000 और 10% इसका क्या हो जाएगा, आउट गोइंग्स, तो 60,000 का 10% हो गया 6,000। तो ये कितना आ जाएगा अब, 60,000 और 6,000, तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा अब, टोटल रेंट हो जाएगा 60,000 प्लस 6,000, नेट रेंट प्लस आउट गोइंग्स। तो आउट गोइंग्स कितना हो जाएगा 6,000, 60,000 और 6,000 66,000। यहाँ पर क्वेश्चन में ग्रॉस बोला इसलिए अपन ने ग्रॉस लिया है, अदरवाइज यहाँ टोटल इनकम लेना है। तो ये ग्रॉस रेंट। अब देखो स्टैंडर्ड रेंट अपना आ गया, पूरा का पूरा रेंट आ गया 66,000। तो अब ग्रॉस पर मंथ, स्टैंडर्ड रेट क्या होता है पर मंथ के लिए, तो पर मंथ के लिए 66,000/12 बराबर से 5,500। इसको आप स्टैंडर्ड रेट ना लिख के ग्रॉस इनकम भी लिख सकते हो, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम लिख लेना, फिर उसके नीचे स्टैंडर्ड रेंट या फिर ग्रॉस रेंट पर मंथ। इतना अगर तुम्हारा इनकम है पूरा 1 साल का, तो तुम्हारा पर मंथ का कितना है, 12 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5500 पर मंथ। इसको लिख लेना आराम से। चलो एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल समझते हैं अपन। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर इससे सेम रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा और एक मैं इसी के बेस्ड एक सवाल समझा रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कॉलोनाइजर इंटेंड टू परचेस अ लैंड ऑफ 10 lakh square meter area located in the suburb of a city, suburban of city, to develop into the plots of 700 square meter each after providing necessary road on park and other amenities. उसके बाद क्या लिखा है, जैसे पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, कॉलोनाइजर ने क्या किया, एक लैंड परचेज किया 10 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में, जो लोकेटेड क्या है, एक बिग सिटी में लोकेटेड है और डेवलप्ड है, और उसमें क्या करना है, उसको 700 स्क्वायर मीटर के प्लाट्स प्रोवाइड करना है।
700 स्क्वायर मीटर के प्लस। और क्या बोल रहा है, द करंट सेल प्राइस ऑफ द स्मॉल प्लॉट्स इन द नेबरहुड इज आर 30 पर स्क्वायर मीटर। और जो उसके आसपास प्लॉट्स के आसपास जो रेट चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, 30 रुपये पर स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के रेट चल रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, द कॉलोनाइजर वांट नेट प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर कॉलोनाइजर को 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो मैक्सिमम प्राइस ऑफ लैंड निकालो जो कॉलोनाइजर में भी परचेस्ड ऑफ लैंड, मतलब जिसको कॉलोनाइजर को खरीदने पे क्या हो जाएगी, कॉलोनाइजर को खरीदने में 20% उसको प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। समझो। अब यहाँ से लिखना सॉल्यूशन। अब ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब यहाँ से आ जाएगा सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखना सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है अपना, टोटल एरिया ऑफ लैंड है 1 लाख, 1 लाख है ना, 1 लाख स्क्वायर मीटर। और उसने अब उसमें से क्या है कि उसने लिखा है कि ये डेवलप सिटी में है, तो डेवलप सिटी में है तो रोड्स पार्क्स और ये सब निकालने के लिए अपने को, मतलब डेवलप सिटी है तो वहाँ रोड्स अच्छे होंगे, पार्क्स वगैरह होंगे, इसलिए उसमें से 30% एरिया मान के चलो रोड वगैरह का है तो वो अपन डिडक्ट कर देंगे। तो 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 30,000, है ना। 30% मतलब 30,000। कैसे करेंगे, 1 लाख इंटू 30/100, तो 2 से 2 0 कैंसिल, बचेगा क्या, एक और 0 आएगा, कितना बच जाएगा, 30,000। तो ये हो गया 30,000। तो अब जो बचा अपने पास नेट एरिया ऑफ प्लॉट, तो नेट एरिया ऑफ प्लॉट कितना बचा अपने पास, 70,000 स्क्वायर मीटर, 70,000 स्क्वायर मीटर नेट एरिया बचा। अब इस 70,000 नेट एरिया ऑफ प्लॉट्स में अपने को जो प्लॉट चाहिए वो कौन से चाहिए, 700 स्क्वायर मीटर के चाहिए। 700 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट चाहिए, तो टोटल एरिया तो इतना है, तो टोटल प्लॉट्स कितने आ जाएंगे, 70,000/700, मतलब टोटल प्लॉट 100 आ जाएंगे। इसलिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ प्लॉट्स एट 700 स्क्वायर मीटर पर प्लॉट, मतलब एक प्लॉट जो है वो 700 स्क्वायर मीटर का है। तो 70,000 स्क्वायर मीटर में कितने प्लॉट्स आएंगे, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 700, तो कितने प्लॉट्स आ गए, 100 प्लॉट्स आ गए। चलो अब इसका ये खर्चा निकालते हैं। अब सेलिंग प्राइस क्या है पर प्लॉट की, ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, सेल प्राइस ऑफ करंट प्लॉट पर 30 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ध्यान रखना 30 रुपये है, तो 30 रुपये सेलिंग प्राइस पर प्लॉट के हिसाब से कितना हो गया, 700 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, 21,000 रुपये का प्लॉट हो जाएगा अपना टोटल। तो सेलिंग प्राइस पर प्लॉट @30 पर स्क्वायर मीटर, इसलिए 700 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 21,000 रुपये। और ये तो एक प्लॉट का हो गया, है ना। ऐसे ही 100 प्लॉट अपने कितने हैं, 100 प्लॉट्स है, तो टोटल प्राइस फ्रॉम सेल ऑफ ऑल प्लॉट्स, सब प्लॉट्स के लिए कितना हो जाएगा, 21,000 इंटू 100 प्लॉट, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग 21 लाख हो जाएगा ये हो गया 21 लाख। अब देखो, अब इसमें और जो अपने को खर्चे आएंगे वो अपने को घटाने पड़ेंगे, मतलब प्लॉट तो 21,000 हो गए, लेकिन और जो अपने को खर्चे आएंगे तो उसको घटाएंगे अपन। तो क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं, देखो डिडक्ट एक्सपेंसेस, मतलब एक तरीके से आउट गोइंग्स होगी अपने, क्या क्या खर्चे आएंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग ऑफ लैंड लेवलिंग एंड ड्रेसिंग, मतलब जो अपन ज़मीन खरीदेंगे
उस ज़मीन को लेवल और ड्रेस करने के लिए, अच्छा सा लेवल और ड्रेस करने के लिए जो खर्चा आएगा वो कितना आ जाएगा 0.25 पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 0.25 25 पैसे आ रहे खर्चा। तो टोटल अपने पास प्लॉट एरिया कितना है 1 लाख, 1 लाख है। ये 1 जीरो ज़्यादा लिख दिए इन्होंने, अपन कम लिखना, 1 जीरो ज़्यादा है उसमें। तो ये कितना आ जाएगा 25,000, 25,000 आ गया। 25,000 रुपये काय का खर्चा आएगा अपने को लेवलिंग और ड्रेसिंग करने का, जो प्लॉट्स लेंगे उसको लेवलिंग और ड्रेसिंग करने का। अब दूसरा देखो खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मेटल रॉड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई, इन सब का खर्चा अपन क्या मान के चल रहे हैं 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मान के चल रहे हैं। 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मान के चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 3 लाख। देखो तुमको लिखना कैसे मैं बता दूँ, पहले ये लिखना है यहाँ से, फिर उसके नीचे ये लिखना है इसके सामने, और फिर उसके नीचे ये लिखना है। क्या क्या बोला मैंने, देख लो एक बार, ये पूरी लाइन लिखो है ना, फिर उसके नीचे ये वाली लाइन लिखो, मतलब बराबर करके, और उसी के बराबर करके ये लिखो। सेम आगे की जितने भी 5 पॉइंट सेम ऐसे ही लिखना है सब। तो दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, इंजीनियर और आर्किटेक्चर फीस फॉर सर्विंग, प्लानिंग, सब डिवाइडिंग, सुपरविजिंग। मतलब जो अपन जो प्लॉट्स लेंगे उसको सर्वे करने के लिए इंजीनियर, आर्किटेक्चर और इन सब का खर्चा रहेगा। तो वो कितना ले रहे हैं अपन 3% ऑफ सेल प्राइस। जो भी प्लॉट अपन खरीद रहे हैं उस खरीदने का 3% ले रहे हैं। और जो ये ऊपर लिया था ये ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ये पूरी ज़मीन का लिया था अपन ने। तो ये जो ले रहे हैं अपन आर्किटेक्ट इंजीनियर का वो सेल प्राइस पे ले रहे हैं, मतलब जिस प्राइस पे तुम्हें सेल करना है वो। तो ये हो जाएगा 21 लाख टोटल सेल प्राइस बटे और उसका 3%, तो ये हो जाएगा 63,000 आ गया। तो ये हो गया अपना, हो गया तीसरा। अब चौथा देखो, अदर मिससेलेनियस एक्सपेंस, मतलब और भी सारे जो खर्चे आएंगे वो 1% मान के चलते। तो 21 लाख का 1% ऑन टोटल प्राइस, मतलब सेल प्राइस। सेल प्राइस 21,000 का 1% हो जाएगा, 21 लाख का 1% हो जाएगा 21,000। तो ये आगे 21,000। और कोलोनाइजर जो खुद सेल करेगा उसका भी 20% प्रॉफिट जोड़ते हैं। तो उसका 20% प्रॉफिट कितना हो गया 21 लाख का 20%, ये 20 है, 200 नहीं है, 20/100, 21 लाख इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा 4,20,000। 4,20,000 हो गया। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है डिडक्ट एक्सपेंसिव है वो कितना है 8,29,000 आ गया। ये टोटल, इन सबको टोटल किया देखो, इन सबको टोटल किया तो कितना आ गया अपना 8,29,000, ये टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो है ये एक तरीके से आउटगोइंग्स है, तो ये अपने को टोटल कॉस्ट में से घटाना पड़ेगा। ये 30,000 आएगा, यहाँ पे देखना है ना ध्यान से, ये बुक का ही है लेकिन मिस प्रिंटिंग है। 30,000 आएगा, आप लोग कैलकुलेट करना। देखो 3% लिखा हुआ है तो ये, अच्छा 3 लाख है, सॉरी वो 3 लाख है, सही है सॉरी, इट्स ओके, 3 लाख है वो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। तो अब मैक्सिमम प्राइस क्या बचा, आप
जो 21 लाख में अपन ने बेच रहे तो उसमें से ये इतना सारा जो डिडक्ट्स है, ये एक्सपेंस, ये खर्चा एक्स्ट्रा वाला ये घटा दिया, तो ये अपना आ गया 12,71,000। मतलब अपन जो प्लॉट बेचेंगे वो पूरा प्लॉट जो रहेगा पूरा का पूरा 12,71,000 में बिकेगा। और रेट क्या रहेगा फिर उसका, मैक्सिमम रेट परचेस, मतलब जो खरीदने वाले रहेंगे उसका रेट क्या रहेगा, 12,71,000 बटे 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 12.71 पर स्क्वायर मीटर पे बेचेंगे अपन जब। तो देखो आप ये जो लिखा है ना 20%, ध्यान देना, कोलोनाइजर का प्रॉफिट 20% बोला है तो 20% लिखा है ना, क्वेश्चन में बोला है ना, देखो हाँ। तो मैक्सिमम कितने प्राइस में खरीदेगा वो, द कोलोनाइजर में परचेज द होल लैंड एट द रेट 12.71 पर स्क्वायर मीटर फॉर टोटल अमाउंट ऑफ 12.71 लाख। यही पूछा था अपने से और यही निकाला अपन ने। तो कोलोनाइजर जो है वो ज़मीन को 12.71 पर स्क्वायर मीटर पे परचेस करेगा। एक बार और फिर से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा लंबा है लेकिन करना पड़ेगा ही, करके रख लो एक बार, कभी काम आए तो, क्वेश्चन आ गया तो फिर। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है A colonizer intend to purchase, वही है 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया लोकेटेड इन सब अर्बन एरिया हरिद्वार सिटी, डेवलप इनटू प्लॉट 700 स्क्वायर मीटर। इसमें भी यही है, सेम है सब, बस इसमें क्या है कि प्लॉट्स का रेट जो है वो 30 रुपये नहीं है, 1,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। अब रेट बढ़ा दिया है उसने, और प्रॉफिट भी 20%, ये मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन बस रेट चेंज है। तो आपको इसको सॉल्व करना है एक बार, ये क्वेश्चन देख लो आप ही, कब का है, 2019 का क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इसके पहले उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना पड़ेगा। पूरा करो सॉल्व और भेजना सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।